देखिए देखा जाए आज वीडियो लाए विभिन्न प्रकार के पदार्थ। वीडियो को अंत तक देखें और लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि वीडियो पसंद आती है तो, नहीं आती तो डिसलाइक करना और कमेंट बॉक्स में रीजन भी बताएं। वह पदार्थ विभिन्न प्रकार के पदार्थ, तो इसमें देखेंगे तो दिया कि वह पदार्थ जो आसानी से दब जाएं और खरोचा जा सके वह कोमल पदार्थ कहलाते हैं। तो कोमल पदार्थ कैसे कहलाते हैं? ये पदार्थ जो आसानी से दब जाएं और खरोचा जा सके, उन्हें खरोचा जाए तो कोमल पदार्थ कहलाते हैं। जिन पदार्थों पर रेगमोल से रगड़ कर देखने के बाद अगर वह चमकती है तो प्राय ऐसा माना जाता है कि वह धातु होगी। रेगमोल को कहता है उपकरण, जिन पदार्थों पर रेगमोल से रगड़ करने के देखने के बाद अगर वह चमकती है तो यह प्राय क्या कहलाती है? धातु होगी। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, कोबाल्ट इत्यादि सब क्या होती है? धातुएं होती है। इसमें सोना भी आता है, चांदी भी एजी आता है, एयू और एजी। जल में घुलने वाले पदार्थ को विलय या घुलनशील कहते हैं। जो जल में घुलने वाले पदार्थ को विलय या घुलनशील कहते हैं। जल में नहीं घुलने वाले पदार्थ को अविलय या अघुलनशील कहते हैं। विलय या घुलनशील कहते हैं। जल में विलय पदार्थ को घुलनशील कहते हैं। जैसे चीनी जो है जल में, नमक जल में घुलने वाले पदार्थ को अविलय कहते हैं। जैसे बालू के कण हो गए। और जल घोलक या विलायक होता है। जल को या घोलक कहें या विलायक कहते हैं। संतृप्त विलयन क्या होता है? संतृप्त विलयन में देखें, संतृप्त विलयन पानी की निश्चित मात्रा में किसी पदार्थ की अधिकतम कितनी मात्रा घुलती है उसे पदार्थ की घुलनशीलता या विलयता कहते हैं और इस घोल को संतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन देखिए, पानी की निश्चित मात्रा में किसी पदार्थ की अधिकतम कितनी मात्रा घुलती है। पानी की निश्चित मात्रा ले लीजिए, उसमें यदि पदार्थ की कितनी अधिकतम मात्रा घुल सकती है उससे पदार्थ की घुलनशीलता या विलयता कहते हैं और इस घोल को संतृप्त विलयन कहते हैं। गर्म करने पर किसी विलयन में पदार्थ की क्षमता बढ़ जाती है। गर्म करने पर किसी विलयन में पदार्थ की क्षमता बढ़ जाती है। कुछ और जल में घुलनशील होती हैं परंतु गर्म करने पर गैस की घुलनशीलता घट जाती है। कुछ गैस क्या होती हैं? जल में घुलनशील होती हैं परंतु गर्म करने पर गैस की घुलनशीलता घट जाती है। जैसे जल को गर्म करने पर जल में ऑक्सीजन की मात्रा घटती है। जल को जब हम गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है? घट जाती है। अब चलो देखते हैं कि पारदर्शी क्या था। पारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ जिससे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है, जिसके माध्यम आर पार दिखे उसे पारदर्शी कहते हैं। अपारदर्शी पदार्थ वह पदार्थ जिससे होकर वस्तु को देखा नहीं जा सकता, जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता, पारदर्शी। पारभासी वह पदार्थ जिससे होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा नहीं जा सकता। पारभासी बस आभास हो, पारभासी कहलाते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जल में चीनी, चलिए अभ्यास करते। जल में चीनी घुलनशील है या विलय है? पदार्थ से होकर प्रकाश अंशतः पार हो जाता है। किस पदार्थ से होकर प्रकाश अंशतः पार हो कर जा सकता है? तो कमेंट्स बॉक्स में देख आप लोग बताएं। और कुछ गैसें जल में है, कुछ गैसें कैसे जल में क्या है? विलय है या घुलनशील है। कुछ पदार्थ ठंडे पानी में और गर्म पानी में घुलते हैं। कुछ पदार्थ क्या होते हैं? ठंडे पानी में घुलते हैं और कुछ गर्म पानी में। इसको देखते हैं, बाद में बताते हैं। और दो स्तंभ ए और ब से मिलान कीजिए। जैसे विलय, विलय क्या है? विलय जिसमें जल कुछ भी घुले उसे विलय कहते हैं ना। जल घुल जाता है उसे विलय कहते हैं। विलय जो जल में घुल जाए उसे विलय या घुलनशील कहते हैं। तो विलय में आएगा नमक, चीनी, सही है। अविलय में कौन आएगा? अविलय में लोहा, रेत आदि अविलय होंगे। और घोलक या विलायक, तो घोलक या विलायक में जल, घोलक या विलायक जल होगा अंगा। और चमक वाले पदार्थ कौन होते हैं? चमक वाले प्राय धातु होते हैं। धातु में चमक होती है, रेगमिल से रगड़ने पर चमक होती है पड़े, तो प्राय धातु में होती है चमक वाले पदार्थ। जल में विलीन गैस, जल में विलीन गैस कौन सी है? ऑक्सीजन। तो गर्म करने पर क्या हो जाती है? घटती है इसकी मात्रा। जल में विलीन गैस कौन सी है? ऑक्सीजन। तो विलय नमक और चीनी, अविलय
लोहा और रेत आदि होंगे। घोलक या विलायक कौन होता है? जल होता है, जिसमें कुछ भी घुल जाता है। चमकने वाला पदार्थ कौन होते हैं? प्राय धातु होते हैं। जल में विलीन गैस कौन होती है? ऑक्सीजन। वे पदार्थ जो आसानी से दबाए या खरोंचे जा सकते हैं कहलाते हैं कोमल या कठोर। तो कोमल, वे पदार्थ जो आसानी से दबाए या खरोंचे जा सकते हैं कोमल कहलाते हैं। हमारे हाथ में तैलीय पेंट या अलकतरा लग जाता है तो इसे हम साफ करते हैं, किससे करते हैं? केरोसिन तेल से। जल से तो इतना आसानी से नहीं छूटता है, तो केरोसिन तेल का उपयोग करते हैं। वे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है वह कहलाता है। वे पदार्थ जिनसे होकर या जिन माध्यम से वस्तुओं को देखा जा सकता है वो पारदर्शी कहलाते हैं। अपारदर्शी में वस्तुओं को देखा नहीं जा सकता। वे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता कहलाते हैं अपारदर्शी। से होकर वस्तु को नहीं देखा जा सकता, अपारदर्शी कहते हैं। पानी पर तैरने वाली वस्तुएं तथा पानी में डूब जाने वाली वस्तुएं होती हैं। तो पानी में तैरने वाली वस्तुएं तो हल्की होती हैं तथा पानी में डूब जाने वाली वस्तुएं भारी होती हैं। निम्नलिखित में कोमल पदार्थ है तो कौन होगा? साबुन, ना, साबुन। निम्न पदार्थ में चमक होती है। लोहा, तांबा, सोना, लकड़ी। चमक किसमें होती थी? सोना। फिर निम्न में कौन कौन से पदार्थ जल के अलावा भी घोलक हो सकता है? तो कौन हो सकता है? तेल, तारपीन का तेल, केरोसिन का तेल, सरसों का तेल। इससे तेल में होगा वह घोल जिसमें घुले पदार्थ की और मात्रा घुलने की क्षमता नहीं होती है कहलाता है। वह घोल एक निश्चित जिसमें घुलने की क्षमता नहीं होती, असंतृप्त या संतृप्त घोल। जिनसे होकर वस्तु या चीजें स्पष्ट रूप से या धुंधली दिखाई देती हैं कहलाते हैं। धुंधली दिखाई देती है। पारदर्शी, प्लास्टिक से निर्मित वस्तुओं के नाम लिखिए। पृथक्करण देखें। पृथक्करण दो या दो से अधिक मिले हुए पदार्थों को अलग करने की प्रक्रिया पृथक्करण कहलाती है। दो या दो से अधिक मिले हुए पदार्थों को अलग करने की प्रक्रिया पृथक्करण कहलाती है। जल में अघुलनशील एवं जल से भारी कण का पेदी में जमा होना थिराना कहलाता है। थिराना, ये थिराना एक विधि है, मेथड है। तो उससे इसके द्वारा कैसे अलग किया जा सकता है? तो इसमें क्या करते हैं कि जल में अघुलनशील और एवं जल से भारी कण जो है पेदी में जमा होना थिराना कहलाता है। एक थिराना विधि है। थिराने के बाद जमे हुए पदार्थ से जल या अन्य द्रव को अलग करना निथारना कहलाता है। जल या अन्य पदार्थ को अलग करना निथारना कहलाता है। ये जल होगा। मिसप्रिंटिंग है। क्रोमेटोग्राफी विधि का उपयोग कहाँ करते हैं? देखें, अलग अलग पदार्थों को पहचानने की यह एक बहुत उपयोगी विधि है जिसका उपयोग तभी किया जाता है जब मिश्रण की मात्रा बहुत कम हो। क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग कब किया जाता है? अलग पदार्थों को पहचानने की यह बहुत उपयोगी विधि है जिसका उपयोग तभी किया जब मिश्रण की मात्रा बहुत कम हो। उपयोग जैसे पेड़ पौधों में पाई जाने वाली दवा को अलग करने में, फूलों के रंग को जानने में, किसी चीज़ में मिलावट की जांच है तो किसी चीज़ में मिलावट की जांच के लिए किया जाता है क्रोमेटोग्राफी का उपयोग। या फूलों के रंग को जानने में या पेड़ पौधों में पाई जाने वाली दवा को अलग करने में इत्यादि में क्रोमेटोग्राफी विधि का प्रयोग किया जाता है। वे पदार्थ जो पानी या अन्य तरल पदार्थों में घुल जाते उन्हें कहा जाता है। पानी और अन्य तरल पदार्थों में घुल जाते उन्हें कहा जाता है घुलनशील, अघुलनशील, थिराना, निथारना। घुलनशील पदार्थों को अलग अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है। पदार्थों के अलग अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है वाष्पीकरण, चुनना, छानना, इनमें से सभी। तो अलग करने पर इनमें से सभी, चुनना भी है, पीकिंग। जल में अघुलनशील एवं जल से भारी कण बर्तन के पेदे में जम जाने की क्रिया कहलाती है। जल से भारी कण जो बर्तन के पेदे में जम जाती है तो उसे कहीं थिराना कहते हैं। क्या कहेंगे? थिराना। निथारना जिसमें जल रहा है अन्य पदार्थों को अलग करना हो, निथारना। पृथक्करण करना तो कई विधि है। क्रोमेटो विधि है और ताना भी है, उसे फटकारना भी है। थिराने के बाद जमे हुए पदार्थ को जल या अन्य द्रव से अलग करने की क्रिया कहलाती है। थिराने के बाद जमे हुए पदार्थ को जल तथा अन्य द्रव से अलग कराने की क्रिया क्या कहलाती है? थ्रेसिंग, छानना, थिराना।
अच्छा, जब मिश्रण बहुत कम मात्रा में हो तो इसे अलग करने की कौन सी बेहतर होगी? जब मिश्रण बहुत कम मात्रा में तो इसे अलग करने की विधि कौन होगी? तो क्रोमेटोग्राफी। देखते आसान बने। गेहूं के दानों को भूसियों से अलग करने की विधि कहलाती है। गेहूं के दानों को भूसियों को अलग करने की विधि कहलाती है फटकारना, साना। समुद्र के जल से नमक विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। नमक किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो वही वाला है, छाना। चाय की पत्तियों को चाय से अलग करने की क्रिया कहलाती है छानना। चाय की पत्तियों से चाय के अलग करने की क्रिया कहलाती है ठीक है, छानना। क्रोमेटोग्राफी का उपयोग पेड़ पौधों में पाई जाने वाली दवाइयों को अलग करने के लिए किया जाता है। पदार्थ में परिवर्तन। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो रासायनिक परिवर्तन देखें। अगर किसी वस्तु में परिवर्तन होने पर पुनः अपनी स्थिति में वापस नहीं हो तो वह रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन क्या कहलाता है? अगर कोई वस्तु परिवर्तित होने के बाद पुनः अपनी स्थिति में वापस नहीं आए तो वह रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे दूध से दही जमना, ये क्या है? दूध से दही जमे तो दही से दूध बनेगा नहीं, तो ये क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन। दूध से पनीर का बनना, कली से फूल का बनना, मोमबत्ती का जलना और पिघलना। मोमबत्ती का जलना और पिघलना दोनों ही रासायनिक परिवर्तन है। कली से फूल बनना, दूध से पनीर बनना, दूध से दही का जमना, ये रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? अगर कोई वस्तु परिवर्तन होने पर पुनः अपनी स्थिति में आ जाए तो वह भौतिक परिवर्तन कहलाता है। गर्म पानी को ठंडा करना, जल से बर्फ का बनना, बर्फ का पिघलना इत्यादि भौतिक परिवर्तन है। लोहे में जंग का रासायनिक परिवर्तन। कपूर और नौसादर को गर्म करने पर सीधा ठोस से गैस में चला जाता है। कपूर और नौसादर जो है ठोस से सीधा गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कि नेफ्थलीन जाता है। चलिए अभ्यास प्रश्न करते हैं। इनमें से कौन सा पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है? तो बर्फ, जल, कपूर, दूध। तो कपूर, नौसादर, नेफ्थलीन। बिना उबले हुए अंडे का द्रव गर्मी पाकर बदल जाता है। ठोस, द्रव, गैस, इसमें से कोई नहीं। बिना उबले हुए अंडे का तो कौन सा पदार्थ समान रूप से तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो जल।